पहाड़ पर पहुंचते ही विवाह की तैयारियां आरंभ हो गईं। कहीं सुरेश की बीसियों ताई चाचियों के कपड़ों के जोड़ों पर चिट चिपकाए जा रहे थे, कहीं गेहूं और तिल के पर्वताकार स्तूपों को बीनने मोहल्ले टोले की महिलाओं की चींटी की सी कतार चली आ रही थी। चाय और फलाहारी नाश्ते के साथ कई जोड़ा हाथ क्रियाशीलता का नाटक रच रहे थे, जिसमें हाथ कम और ज़बानें ही अधिक चल रही थी। अनाज के कंकड़ ज्यों के त्यों धरे रहते, पर समाज का कूड़ा करकट खूब बीना फटका जाता। सुना बहन तुमने, अंधेर हो गया। आज तक मुसलियों की छोकरी तो पहाड़ी नहीं लाए थे, और फलां का लड़का तो बनिए की बेटी ब्याह लाया है, उससे तो मुसलटी भली। आज तक सास 4 धाम कराई है, अब नई बहू मदीना घुमा लाएगी। रसिक प्रिया रखुदा की बहू अपने इस बेजोड़ मजाक में सबको लोटपोट कर देती। अरे बड़ी हरामिन है तू रघुआ की दुल्हन, मरी के दिमाग में ना जाने कहाँ से ऐसी बातें आती हैं। इसी रसिकता की रसवंती फुहारों के बीच गृह स्वामिनी कुंडे का दानेदार दही मंगवाती और देखते ही देखते भुने भांगे के नमक, शहद और दही के साथ कांचन सन्निभ पहाड़ी नींबू मिला अनोखे रंग और अद्वितीय स्वाद के देवताओं के खाने योग्य खाद्य पदार्थ की सृष्टि हो जाती। कूदकर हम दोनों भी पहुंच जाती और तिमिल की चौड़ी पत्तियों में एक एक अमृत स्वरूपी फाक का प्रसाद पूरी महिला गोष्ठी में वितरित किया जाता। हंसी खुशी के बीच उत्तरायण का सूर्य नित्य के अधैर्य से डूबने की चेतावनी दे बैठता तो हड़बड़ी में विवाह की तैयारी की हाट समेट ली जाती। आज सोच रही हूँ, बहुत अच्छा किया निम्मी जो तू पहाड़ नहीं आई। प्रांगण अब भी वही है, पर अब वह पत्ते पर फांक धरकर बांटने वाली पीढ़ी बीत चुक गई रे। सुना नींबू खाने पास पड़ोस तो दूर, अब शायद घर ही के सदस्यों को कोई नहीं न्योतता। सम्मिलित परिवारों के खोखले घरौंदे कब के ढह चुके, और जो एक आध नए युग के भूकंप के गहरे धक्के को सहकर भी खड़े रह पाए हैं, उनमें न जाने कितने बंदी शाहजहां अश्रुपूरित नयनों से अपनी गृहस्थी के उजड़ते ताजमहल को विवशता से हाथ बांधे देख रहे हैं। उन्हीं के सुखी परिवार में जहाँ तिल का एक एक दाना भी बांटकर खाया जाता था, वैमनस्य की चिंगारी ने भाई भाई को खून का प्यासा बना दिया है। आज घर घर में दारा मुराद और औरंगजेब है निम्मी। उत्तरायण का सूर्य अब भी उसी अधैर्य से डूबने की चेतावनी देता है, पर उसकी चुनौती को स्वीकारने बिजली की जगमगाती बत्तियां हैं। लड़कियां स्वच्छंद होकर बाजार में सिर उखाड़े घूम सकती हैं। आज उन्हें हमारी भांति टोकने वाला कोई नहीं। युग पुरुष ने करवट ले ली है। जिस अल्मोड़ा के बचपन के चेहरे की दूधिया चिकनाहट देख चुकी थी, उसके प्रौढ़ चेहरे पर अनुभव की झुर्रियाँ देखना क्या निम्मी को अच्छा लगता? 24 वर्ष पूर्व का सरल धोती का कछौटा कसा भोला कृषक पुत्र अल्मोड़ा आज कोट पैंटधारी सुशिक्षित संसारी प्रौढ़ हो चला है। आज उसी भोले शिशु की स्मृति मुझे विह्वल कर रही है। निम्मी के विवाह के 8 दिन पूर्व ही मौसी ने मुझे बड़े आग्रह से रहने को बुला लिया था, पर ठीक 4 दिन पहले जब चौड़ी पापड़ सी पहाड़ी पूड़ियों को रोली के स्वस्तिक से सवार धूप में सुखाया जा रहा था और नाना मंगल गीतों के बीच पीछे फुलवर के लेस लगे पिछौड़ों पर रुपया कपड़े में लपेट गुले नारी रंग के ठप्पे धरे जा रहे थे, राय साहब भागते भागते आ गए। फौरन काम रोक दो, वर के ताऊ को दिल का दौरा पड़ गया है और चल बसे हैं। अब समधियाने के सूतक में विवाह की बात कैसे उठ सकती है भला? निम्मी अपने कमरे में बड़ी देर तक रोती रही थी। दुर्गा दत्त जी का सम्मिलित परिवार अपने आदर्श प्रेम के लिए प्रसिद्ध था। फिर सबसे बड़े भाई की मृत्यु होने पर पुत्र का मौर किस दुस्साहस से संवारते। उन्होंने कहलवा भेजा कि वे पूरे 1 वर्ष तक सहोदर की मृत्यु का मातम मनाएंगे। राम राम कर 1 वर्ष भी कटा। इसी बीच न जाने क्या सोचकर राय साहब पुत्री को ननिहाल ही छोड़ गए। लुक छिपकर मेरे ही पते पर चिट्ठियां चलती थी और उसी अटके पत्र व्यवहार को देखकर मेरा माथा ठनका। पहले नित्य
चौथे दिन सुरेश का मोटा लिफाफा आता, फिर कलेवर क्षीण पड़ने लगा और कभी कभी तो 2-2 सप्ताह बीतने पर भी पत्र नहीं आता और निम्मी का सूखा चेहरा देखकर मुझे बड़ा तरस आता। मैं उसे दिलासा देने की भरसक चेष्टा करती। सब्र का फल मीठा होता है निम्मी, मैंने एक दिन हंसकर उसे समझाया तो वह मुझ ही पर फैल गई। जी हाँ, और सब्र का फल, मीठा फल पेड़ पर ही लटका रहे तो क्या कभी सड़ नहीं सकता? जिस रेट से बैरी दुर्गा दत्त जी के पांडव भाई एक एक कर अच्छा खासा दिल धड़का धड़का कर स्वर्ग सिधार रहे थे, मुझे उसकी सगाई का भविष्य अंधकार में लगने लगा था। दूसरे ही वर्ष उसके मंझले चचिया ससुर चल बसे और विवाह फिर 1 वर्ष के लिए टल गया। छठे महीने उसके तीसरे ससुर की आंतें घर की पुरानी गाय ने सींग मारकर आंगन में फैला दी। अब तो राय साहब के धैर्य का सिंहासन भी डगमगा गया। निम्मी का एक लंबा खर्रा मेरे पास आ गया। लगता है मेरे श्वसुर कुल को मुर्गियों वाली रानी खेत डिजीज लग गई है, कौमारे व्रत ही धारण करना होगा। बेचारी निम्मी। तीसरे वर्ष स्वयं दुर्गा दत्त जी के 50 वर्ष पुराने दमा ने बिना किसी पूर्व सूचना के ही उनका दम उखाड़ लिया तो बाप बेटी दोनों ने हथियार डाल दिए। जिस पुत्र के मुंडे सिर पर बाप की क्रिया का छोपा बंधा था, उस पर मोर बांधने की आशा दुराशा मात्र थी। पुत्री को लेकर राय साहब बहुत पहले बाप दादों की खरीदी गई ज़मीन को देखभाल करने नेपाल चले गए। जब विवाह की घड़ी आएगी तो विधाता भी नहीं टाल पाएगा, उन्होंने रोती पुत्री को मेरे ही सामने समझाया था। पर पुत्री जान गई थी कि वह घड़ी अब कभी नहीं आ सकती। ना जाने किस दैवी शक्ति ने उसे भावी संकट के लिए प्रस्तुत कर दिया था। सुरेश की पहली नियुक्ति बिहार में हो गई थी। 3 अदद विधवा ताई चाचियों को लेकर वह अपनी नई डिप्टी कलेक्टरी संभालने चला गया और भावी सुनहले भविष्य की रूपरेखा संजोकर एक 7 पृष्ठ का पत्र निम्मी को मेरे पते पर भेज गया। पत्र क्या था, पूरा महाकाव्य था। निम्मी उसी दिन नेपाल जा रही थी। उसने पत्र पढ़ते ही मेरे सामने धज्जियों में बिखेर दिया। बनता है नालायक, चाहता तो क्या मुझे ब्याह कर नहीं ले जा सकता था? कैसा बचपना करती है निम्मी, मैंने कहा था। वह बेचारा किया 3 बूढ़ों को अमृत पिलाकर बचा लेता। कौन कहता है बचाने को, पर हर बूढ़े के मरने पर इस स्टेट मोर्निंग की भला क्या ज़रूरत थी? और वह नेपाल चली गई। दूसरे वर्ष पूरा पर्वतीय समाज कलेजा थामकर दुर्गा दत्त जी के परिवार में किसी अशुभ घटना की प्रतीक्षा करता रहा, पर उस वर्ष उस घर में कोई अर्थी नहीं निकली। इस बीच निम्मी की अल्प बुद्धि ने स्वयं ही अपने सौभाग्य की अर्थी निकाल दी। विवाह की तिथि निश्चित करने सुरेश ने नम्रतापूर्वक पत्र लिखा तो निम्मी ने उत्तर दिया, अब के अपने घर भर के बड़े बूढ़ों की डॉक्टरी जांच करा लेना, तब तिथि निश्चित करना, कहीं ऐसा ना हो कि फिर मुहूर्त टल जाए। बस इसी पत्र से सुरेश भड़क गया। वैसे शायद उसका भड़कना भी उचित था। इस लंबे अरसे में वह समझ गया था कि उसकी तटस्थता एवं औदात्य को समझने की शक्ति उसकी रूप गर्विता भावी पत्नी में नहीं है। उसका आवश्यकता से अधिक स्वतंत्रता प्रेमी व्यक्तित्व एक ना एक दिन अवश्य ही उसकी अनुशासित दलीलों की अवहेलना कर विद्रोह कर बैठेगा और वह दिन सुरेश के लिए बड़े सुख का नहीं रहेगा। क्यों न तनिक साहस से दुखती दाढ़ को एक ही झटके में उखाड़कर चैन की सांस ले ली जाए। उसने यही किया। अपने चाचा से कह दिया, वह गांव की अनपढ़ कन्या भले ही ले आए, पर अब उस घमंडी लड़की से रिश्ता नहीं करेगा जिसने उसके मृत गुरुजनों का अपमान किया। सगाई टूट गई। मैंने उस वैभव मदमत रूप गर्विता को 3-4 पत्र भी लिखे, पर कोई उत्तर नहीं आया। स्पष्ट था कि वह अपने जीवन में झंझावात की भांति आ गए प्रेमी की स्मृति का एक एक चिन्ह मिटा देना चाहती थी, और मैं ही तो उस प्रणय काल की प्रमुख स्मृति स्तंभ थी। सुनने में आता रहता था कि राय साहब ने नेपाल में लाखों रुपया पैदा कर लिया था और शायद उसी भौतिक समृद्धि का घातक विष पिता पुत्री के पूरे शरीर में फैल गया। अत्यधिक मद्यपान से पिता की हृदय गति सहसा बंद हो गई।
तो निम्मी भी सब बेच बाच कर विदेश चली गई। उसका यही अंतिम समाचार मुझे मिला था। और आज इतने वर्षों बाद वह मुझे अचानक मिल गई। हर स्टेशन के आते ही वह उचककर खिड़की से झांकने लगती। वे ही परिचित स्टेशन, पहाड़ निकट आने पर छोटे छोटे प्लेटफॉर्म पर वैसे ही सरल पहाड़ी चेहरे देखती वह उत्तेजित हुई जा रही थी। लाल कुएं के स्टेशन पर मस्त बैलों की भांति 2 इंजन गाड़ी को ठेलने बढ़ आए तो वह बच्ची सी किलक उठी। अरे कुछ भी तो नहीं बदला, अभी भी 2 ही इंजन गाड़ी को काट गोदाम तक ठेलते हैं। तुम भूल रही हो निम्मी, मैं बोली। अब उन 2 इंजनों को स्वतंत्र भारत ठेलता है। लाख ठेले, उसने बड़ी उपेक्षा से अपनी सुंदर नाक सिकोड़ी। किसी सुरक्षित ऐतिहासिक इमारत में अकड़ी खड़ी संगमरमरी मीनार सी उसकी सुकुमार नासिका अभी भी उतनी ही आकर्षक थी। सब सुनती रहती हूँ विदेश में, अब यहीं की बात है। परसों कलकत्ता से 1 वर्ष के 1 बर्थ के रिजर्वेशन के लिए 10 का नोट थमाया, तब जाकर कहीं मिला। गाड़ी हल्द्वानी छोड़ रही थी। अचानक मुखरा निम्मी चुप हो गई। मैं उसके मुग्ध चेहरे को देख रही थी। प्रकृति के आंचल में तराई के अनोखे बेलबूटे उतरने लगे थे। सूखी नदी के क्षीण कलेवर में बहते शहतीर, आसपास बड़े गोल चिकने पत्थरों के स्तूपाकार गट्ठर, नारंगी फलों की सुपरिचित झाड़ियाँ, लकड़ी के धुएं से काले अर्वाचीन मकानों के कंकालों के बीच उभरे सीमेंट के 2 मंजिले चमचमाते मकान, न जाने कितनी स्मृतियाँ अभाग्नि को विह्वल कर रही थी। एक रहस्य केवल मुझ ही तक सीमित था। एक बार किसी रिश्तेदारी के विवाह से निम्मी अकेली लौट रही थी। सुरेश उन दिनों अपनी ननिहाल हल्द्वानी आया था। वह भी स्टेशन पहुंच गया और वहीं से टिकट लेकर निम्मी के साथ काठगोदाम। सौभाग्य से रिक्त उस फर्स्ट क्लास में दोनों की सरस यात्रा के सजीव वर्णन से भरा निम्मी का लंबा पत्र शायद अभी भी मेरे पास पड़ा होगा। क्या आज उसी मीठी स्मृति का विषधर उसे अपने घातक डंक से डस निश्चेष्ट कर रहा था? मेरी उपस्थिति को भूल वह खिड़की पर सिर टकाए मंथर गति से रेंगती गाड़ी के औदारे से एक एक पेड़ पत्ते को आंखों ही आंखों में पी रही थी। अचानक मेरी तीखी दृष्टि का चाबुक उसकी गर्दन पर लगा। वह हंसकर मेरी ओर मुड़ गई। क्या देख रही हो ऐसे? क्या बहुत अधेड़ लग रही हूँ? मैं खिसिया गई। नहीं निम्मी, वही तो नहीं लग रही, जलन हो रही है तुझे देखकर, पगली कहीं की। उसका स्वर भावना के गहर में डूब गया। तेरा क्या, लड़कियों का विवाह पक्का हो गया है, पति है, सुखी गृहस्थी है, और मेरा तो माई फेस इज माई फॉर्च्यून। मैं चौंकी। कहीं संसार के प्राचीनतम मीना बाजार में अपने रूप के हाट की उजड़ती दुकान का तो उल्लेख नहीं कर रही थी। पर आंखें पहुंचकर वह हंस दी और उस उज्जवल निर्मल हास्य ने मेरी दुश्चिंता को धो पोंछ कर बहा दिया। मेरी अपनी यह धारणा है कि कलुष और पाप की छाया किसी भी नारी या पुरुष के चेहरे को रंजित किए बिना नहीं छोड़ती। चंदन या रोली की पावन बिंदुली, रामनामी दुपट्टे ओढ़े व्रत अनुष्ठान के व्यू के बीच लौ स्तंभ से खड़े बगुला भक्तों की दाढ़ी के तिनके तनिक चेष्टा करने पर ही बड़ी सुगमता से बीने जा सकते हैं। पर उस निष्कलुष चेहरे के भोलेपन में किसी ठगी का फरेब नहीं था। काठगोदाम आया तो हम दोनों वेटिंग रूम की ओर लपकी। दोनों पहाड़ी कंठ चाय की चाहत से व्याकुल हुए जा रहे थे। बैरा को चाय लाने के लिए कह निम्मी आराम कुर्सी पर लद गई। थोड़ी देर सुस्ताकर चल देंगे, एक टैक्सी ही कर ली जाए क्यों? एकांत में बतियाते चलेंगे, उसने कहा। एकांत में वह मुझसे किसकी कुशल पूछना चाहती है, मैं समझ गई। और तभी मुझे लगा मुंह बाए खड़ी खंदक को शायद वह अज्ञानवश नहीं देख पाई, या फिर देखकर भी अनदेखी कर रही है। उसका यह अदम्य उत्साह, बिछड़ी जन्मभूमि से मिलने की ललक क्या मामा की पुत्री के विवाह तक जाती रह जाएगी? बैरा को टिप देकर उसने बटुआ खोला, नन्हे रुमाल से होठ पोंछे,
फिर चाय में धुल गई लालिमा को लिपस्टिक की गाढ़ी रेखा से आरक्त किया। वह सदा ही किसी कुशल चितेरे की भांति अपने क्यूपिड अधरों को रंगती थी। क्यों, अब चला जाए? वह उठ गई। निम्मी, मैंने उस नर्मदिल डॉक्टर की भांति भूमिका बांधी जो मृत्युद्वार पर खड़े अपने मरीज को मृत्यु की संभावना से परिचित कराता है। हो सकता है दुस्साहसी हंसी मरीज मुस्कुराकर कह दे, जानती हूँ जी, मुझे मरना है, पर मृत्यु से कैसा भय। मैंने गला खंखारा, कैसे आरंभ करूं? पर इसी बीच निम्मी ने बातों का उलझा धागा सुलझा सूत्र मेरे हाथ में स्वयं ही पकड़ा दिया। इतना अच्छा लग रहा है, जी में आ रहा है पंख लगाकर अल्मोड़ा की ओर उड़ चलूं। जिस मीना की छठी की पूड़ियाँ भी नहीं खाई थी, उसी के विवाह भोज में जा रही हूँ। पर मामी की अकल तो देख, यह लिखा ही नहीं कि विवाह किससे हो रहा है। बस उसने सीढ़ी रख दी थी, अब मुझे पांव साध कर नीचे उतरना था। जानती है किससे हो रही है? सुरेश के लड़के से, मैं एक ही सांस में कह गई। निम्मी कुर्सी पकड़कर पीसा के मीनार सी एक ओर को ढहने लगी तो मुझे लगा कि वह गिर पड़ेगी। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया, पर दूसरे ही क्षण उसके सहसा भिज गए होठ स्वगत बुदबुदाने लगे। यह तो छोटी मामी का सरासर अन्याय है। कम से कम लिख तो देती। उन्होंने कैसे सोच लिया कि मैं इस विवाह में न आ सकूंगी। अनुपस्थित मामी के प्रति उसका उपालंब आंखों में छलक उठा। तुम चल दो, अब मैं आगरा फोर्ट से ही लौट जाऊंगी। यह मामी को दे देना। जब उनका निमंत्रण मिला मैं हांगकांग में थी, वहीं यह साधारण सा उपहार ले लिया था। उसके साधारण उपहार का स्तर देखकर मैं दंग रह गई। मखमली डिबिया में झलमलाते हीरे के कर्णफूल स्वयं अपना मूल्य बता रहे थे। फिर कभी मिलेंगे, उसने हंसकर कहा, पर आंसुओं की चिलमन से झांकती व्यथा की म्लान छाया उसके होठों तक उतर आई थी। उसके दोनों होंठ बुरी तरह कांप रहे थे। मेरे कुछ कहने पर वह टूट पड़ेगी, सोच मैंने अपना बटुआ खोल कर्णफूल संभाले और चलने को मुड़ी। एक उपहार तो रह ही गया, उसने कहा, इसे सुरेश को दे देना, अपने बेटे की बहू को पहना देगा। देखते ही देखते उसने नीलम की अंगूठी उतारकर मुझे थमा दी। इसे रहने देना, मैंने डरते डरते कहा। किसके लिए रहने दूं? आंसू की दो बड़ी बड़ी बूंदें कोर से नीचे ढुलक गईं। उसने उन्हें पोंछने का भी कोई प्रयत्न नहीं किया। आज तक जिसके लिए मूर्खतावश इसे पहनती रही, वह मेरे अज्ञान से अंधी कल्पना दृष्टि में अभी भी मेरे लिए कुंवारा बैठा था। आज अचानक वही अपने बेटे की बारात सजाकर चल दिया, तो अब किसके लिए पहनूं? मेरी बस चली तो वह देर तक रुमाल हिलाती खड़ी रही। काश आज सुरेश उसे देख पाता। सिर से पैर तक कहीं तो कुछ बदली होती, पर कहाँ देखेगा अब उसे। कल तक वह न जाने किस विदेश के आकाश की गगनचारिणी बन जाएगी। घर पहुँचते ही मैंने मौसी को उसका उपहार थमा दिया। वर्षों से बिछड़ी द्वार तक आकर लौट गई भांजी की स्मृति में मौसी ने एक दो आंसू बहाए, फिर घर के पुराने सुनार से हीरे जचवाने चली गई। असली हैं या नकली? अंगूठी मैंने नहीं दी। विवाह के उल्लास उदधि में पूरा घर डूबा था। सजे शामियाने के नीचे बैठे अतिथियों का गुरखा बैंड लुभावनी लोक धुनों से मनोरंजन कर रहा था। रंगीन बत्तियों के लट्टुओं को, नीली पीली रोशनी में चमकते सुरेश को उसके समधी ने न जाने किस रसिकता की फुलझड़ी से गुदगुदा दिया था। खूब हंस रहा था वह। उसका युवा पुत्र काली शेरवानी में चमकता दमकता बार बार इधर उधर आंखें घुमाता किसी को ठीक वैसे ही ढूंढ रहा था जैसे 24 वर्ष पूर्व उसका पिता अपनी सगाई के दिन किसी को ढूंढ रहा था। पर सुरेश कितना बदल गया था। चेहरे पर सुख संतोष की लाली थी, आंखों में प्रभुता का मद था और सुखी संपन्न गृहस्थी का विज्ञापन देते छोटी सी तोंद भी निकल आई थी। उस उल्लास की गोधली को मैं दीनी मुद्रिका डारी कर किस दुस्साहस से म्लान करती। अंगूठी मैंने बटुए में रख ली। दूसरे दिन विदा होने लगी तो भीड़ में जाकर
अवगुंठनवती नववधू को पसीने से तर अंगुली में चटपट अंगूठी पहना मैं तीर से निकलकर फिर भीड़ में घुल मिल गई। मेरा काम पूरा हो गया था। जिसे देनी थी उसे तो नहीं दे सकी, पर जिसे पहनाए जाने की निम्मी ने इच्छा प्रकट की थी उसकी अंगुली तक तो पहुंचा ही दी। घूंघट से दबी मीना जान भी नहीं पाई होगी कि अंगूठी उसे कौन पहना गया। अपनी सूझबूझ, फुर्ती और चातुर्य पे मुझे गर्व हुआ। अपने बेटे की बहू की उंगली में उस अंगूठी को एक न एक दिन वह देख ही लेगा जिसे दिखाकर सालने के लिए वह उपहार दिया गया था। इतना मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि एक बार पहनने पर शायद संसार की कोई भी स्त्री उस सुंदर चौकोर नीलम को अपनी उंगली से स्वेच्छा से विलग नहीं होने देगी। पर काल मत्स्य के गर्भ से निकली और अपनी विप्र लब्धा नायिका की लौटाई गई उस नीलांगुर्य को क्या इस युग का दुष्यंत पहचान पाएगा। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।